Okay, let's begin. कल हम लोग पढ़ रहे थे एसक्यूएल फुल आउटर जॉइन। तो फुल आउटर जॉइन में मैं बता रहा था आपको कि जो लेफ्ट टेबल और राइट टेबल होता है, दोनों के पूरे रिकॉर्ड जो है वो फेच किए जा सकते हैं सेलेक्ट क्वेरी के द्वारा। अगर हम फुल आउटर जॉइन से दो टेबल्स को आपस में इंटीग्रेट करें, देन वी कैन fetch records from both the tables at once. The full outer join keyword returns all records when there is a match in left table 1 or right table 2. ठीक? The full outer join and full join are the same. तो अगर हम फुल आउटर जॉइन लिखें या फुल जॉइन लिखें, दोनों का मतलब एक ही। टेबल क्वेरी को लिखने का तरीका, सेलेक्ट कॉलम नेम्स फ्रॉम टेबल नेम, फ्रॉम टेबल 1 फुल आउटर जॉइन टेबल 2। तो पहले तो हम वो कॉलम्स लिखें जो हम फेच करना चाहते हैं, उसके बाद फ्रॉम और यहाँ पे लिखें फुल आउटर जॉइन फ्रॉम टेबल 1 फुल आउटर जॉइन टेबल 2। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे वो रिलेटेड कॉलम लिखें जिससे दोनों टेबल्स आपस में कनेक्ट होते हैं, और फिर आखिरी में वेयर कंडीशन लिखें। फुल आउटर जॉइन को डायग्रामेटिकली इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। टेबल 1 फुल आउटर जॉइन टेबल 2 का मतलब कि टेबल 1 के भी सारे रिकॉर्ड दिखाई देंगे और टेबल 2 के भी सारे रिकॉर्ड्स दिखाई देंगे। फुल आउटर जॉइन कैन पोटेंशियली रिटर्न वेरी लार्ज रिजल्ट सेट्स। तो चूंकि ये दोनों टेबल्स के सारे रिकॉर्ड रिटर्न करता है, तो इट कैन पोटेंशियली रिटर्न वेरी लार्ज रिजल्ट सेट्स, यानी बहुत बड़े बड़े रिजल्ट्स इससे रिटर्न हो सकते हैं। अब देखो यहाँ पे इन्होंने दो टेबल दिए हैं, एक कस्टमर्स टेबल दिया है, एक ऑर्डर्स टेबल दिया है, और यहाँ पे ये कर रहे हैं एसक्यूएल फुल आउटर जॉइन। सेलेक्ट कस्टमर्स डॉट कस्टमर नेम। तो सबसे पहले इन्होंने कस्टमर्स टेबल से कस्टमर नेम लिया, ऑर्डर्स डॉट ऑर्डर आईडी, फ्रॉम कस्टमर्स फुल आउटर जॉइन ऑर्डर्स, यानी दोनों टेबल्स को इन्होंने फुल आउटर जॉइन की मदद से आपस में कनेक्ट किया। ऑन कस्टमर्स डॉट कस्टमर आईडी इज इक्वल टू ऑर्डर्स डॉट कस्टमर आईडी। तो ये कस्टमर आईडी नाम का रिलेटेड कॉलम है जो दोनों टेबल्स में कॉमन है, कस्टमर टेबल में भी और ऑर्डर टेबल में भी। और फिर जो रिजल्ट्स आए उनको हमने अल्फाबेटिकली अरेंज कर दिया कस्टमर नेम के थ्रू, ऑर्डर बाय कस्टमर्स डॉट कस्टमर नेम। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे ये चीज दिखाई दे रही है। ऑर्डर्स टेबल के अंदर कस्टमर आईडी मौजूद है और कस्टमर्स टेबल के अंदर भी कस्टमर आईडी मौजूद है। तो यहाँ से जो कस्टमर आईडी है, हर कस्टमर के क्रिएट होने पे उसको जो कस्टमर आईडी मिलती है, जिस समय वो कस्टमर ऑर्डर प्लेस करता है उस समय उसकी कस्टमर आईडी ऑर्डर आईडी के अगेंस्ट लिखी जाती है, यानी कौन सा ऑर्डर आईडी किस कस्टमर ने प्लेस किया। The full outer join keyword returns all matching records from both the tables. तो सबसे पहले तो मैचिंग रिकॉर्ड आएंगे, तो यहाँ पे ये जो इंटरसेक्शन है दोनों का, ये मैचिंग रिकॉर्ड है। तो पहले तो ये मैचिंग रिकॉर्ड ये रिटर्न करेगा। ठीक है, उसके बाद दूसरी चीज, सो इफ देयर आर रोज इन कस्टमर्स दैट डू नॉट हैव मैचेस इन ऑर्डर्स, तो वो रोज कौन सी है कस्टमर्स में जिनके मैचेस ऑर्डर्स में नहीं है, वो इतना पोर्शन है, इतना पोर्शन। ठीक है, तो ये रिकॉर्ड्स भी रिटर्न होंगे। So if there are rows in customers that do not have matches in orders, or if there are rows in orders that do not have matches in customers, तो ऐसे ऑर्डर्स कौन से हैं जिनके कस्टमर्स में मैच नहीं है, वो है ये वाले ऑर्डर, इतने। ठीक है, तो ये वो ऑर्डर हैं जो दोनों के में मैच कर रहे हैं, ये वो ऑर्डर हैं कस्टमर्स के जिनके मैचिंग ऑर्डर्स नहीं है, ये वो ऑर्डर्स हैं जिनके मैचिंग कस्टमर्स नहीं है। तो ये तीनों ही चीजें रिटर्न हो जाती हैं एसक्यूएल फुल आउटर जॉइन से।
So if there are rows in customers that do not have matches in orders, or if there are rows in orders that do not have matches in customers, those rows will be listed as when. ठीक है, तो इसको हम रन करके देखते हैं. इसमें इन्होंने रन करने का एग्जाम वो नहीं दे रखा है लिंक. चलो खैर, तो अब इसमें अगर हम इसको रन करते तो अ सिलेक्शन फ्रॉम द रिजल्ट सेट में लुक लाइक दिस. तो देखो इसमें सारे कस्टमर्स दिख रहे हैं. अब ये ऐसे कस्टमर्स हैं जिनके पास कोई कोरस्पॉन्डिंग ऑर्डर आईडी नहीं है. ठीक है, और ये एक ऐसा कस्टमर है जिसका कोरस्पॉन्डिंग ऑर्डर आईडी है. साथ में वो ऑर्डर्स भी दिखाई देंगे जिनके पास कोई कोरस्पॉन्डिंग कस्टमर आईडी एसोसिएटेड नहीं है. ठीक, तो दोनों तरफ के पूरे रिकॉर्ड्स दिखाई देंगे. वो कस्टमर्स भी दिखेंगे जिनके कोई कोरस्पॉन्डिंग ऑर्डर आईडी नहीं है, वो ऑर्डर्स भी दिखेंगे जिनके कोई कोरस्पॉन्डिंग कस्टमर आईडी नहीं है. साथ में ऐसे कस्टमर्स और ऑर्डर्स भी दिखाई देंगे जो मैच करते हैं. इसके बाद एक एग्जांपल दिया है एसक्यूएल सेल्फ ज्वाइन का. तो कई बार हमारे पास ये ऑप्शन ये भी जरूरत पड़ती है कि हम एक टेबल को खुद से ही ज्वाइन करें. तो वैसे तो एक टेबल अपने आप में एक इंडिपेंडेंट एंटिटी है, लेकिन we also have the option to self join a table with itself, यानी एक टेबल को खुद से ही ज्वाइन किया जा सकता है. A self join is a regular join but the table is joined with itself. जैसे इसका सिंटेक्स दे रखा है, सेलेक्ट कॉलम नेम्स फ्रॉम टेबल T1 टेबल 1 T1 टेबल 1 T2 वेयर कंडीशन. अब यहाँ पे ये जो टेबल 1 है इसको एक बार नाम दिया जा रहा है T1, इसी टेबल 1 को एक दूसरी बार नाम दिया जा रहा है T2. ठीक है, तो ये T1 और T2 जो है एक ही टेबल के दो नाम, टेबल 1 के दो नाम है. T1 एंड T2 आर डिफरेंट टेबल एलियासेस फॉर द सेम टेबल. तो उसी टेबल को एक बार नाम दे दिया गया T1 और दूसरी बार उसको नाम दे दिया गया T2. अब इस तरीके की क्वेरीज कैसे चलती हैं? लिखा है सेलेक्ट ए डॉट कस्टमर नेम एज कस्टमर नेम 1, बी डॉट कस्टमर नेम एज कस्टमर नेम 2. ठीक है, तो हमने कस्टमर नेम जो है सेलेक्ट किया ए टेबल से और उसको नाम दे दिया कस्टमर नेम 1. फिर हमने बी टेबल से कस्टमर नेम सेलेक्ट किया और उसको नाम दे दिया कस्टमर नेम 2. ए डॉट सिटी, यानी हम ए टेबल से सिटी फेच कर रहे हैं फ्रॉम कस्टमर्स ए कस्टमर्स बी, यानी कस्टमर्स टेबल तो सेम है, उसको दो अलग अलग नाम दिए जा रहे हैं. एक बार उसको नाम दिया जा रहा है ए, एक बार उसको नाम दिया जा रहा है बी. वेयर ए डॉट कस्टमर आईडी नॉट इक्वल टू बी डॉट कस्टमर आईडी. तो अब अगर इसको वर्चुअली सोचो तो ये कस्टमर टेबल दो बार आपके सामने दिख रहा है. पहला टेबल जो दिख रहा है उसका नाम ए है, दूसरा टेबल जो दिख रहा है उसका नाम बी है. हम जो ए टेबल है उसमें से पहली कस्टमर आईडी सेलेक्ट करते हैं, फिर उसको हम कंपेयर करते हैं बी टेबल की कस्टमर आईडी से. तो हमें जैसे हमने कस्टमर आईडी 1 सेलेक्ट किया ए टेबल से, तो यहाँ पे लिखा है वेयर ए डॉट कस्टमर आईडी नॉट इक्वल टू बी डॉट कस्टमर आईडी. ठीक है, एंड ए डॉट सिटी इज इक्वल टू बी डॉट सिटी. तो हम वो रिकॉर्ड ढूंढ रहे हैं जो रिकॉर्ड उन कस्टमर्स के हैं जो एक ही सिटी को बिलोंग करते हैं. तो हमने पहला कस्टमर दरअसल हम उठा रहे हैं टेबल ए से और उसको कंपेयर करते जा रहे हैं टेबल बी के कस्टमर्स से. तो हम हर उस कस्टमर से उसको कंपेयर करेंगे जिस कस्टमर की कस्टमर आईडी उस रिकॉर्ड की कस्टमर आईडी से मैच ना करे जो हमने उठा रखा है टेबल ए से. तो अगर हम टेबल ए से कस्टमर आईडी 1 सेलेक्ट कर रहे हैं तो हम बी टेबल की कस्टमर आईडी 1 छोड़ करके बाकी जितनी कस्टमर आईडी हैं सबके साथ दोनों रिकॉर्ड्स को कंपेयर कर रहे हैं. ठीक है,
एंड ए डॉट सिटी इज इक्वल टू बी डॉट सिटी। तो दरअसल हो क्या रहा है कि कस्टमर ए, टेबल ए से हम एक रिकॉर्ड उठा रहे हैं और टेबल बी में मैचिंग रिकॉर्ड्स ढूंढ रहे हैं कि कौन कौन से ऐसे कस्टमर हैं जो टेबल ए के कस्टमर की सिटी को ही बिलोंग करते हैं। ठीक है, और उसके बाद जब ये हमारे पास रिजल्ट आ रहा है तो इसको हम सिटी वाइज इसको अरेंज कर रहे हैं अल्फाबेटिकली। अब देखो जब ये क्वेरी चलेगी तब ये ज्यादा समझ में आएगा। When we run this query, what happens? अब देखो ये कस्टमर नेम 1 जो है ये हमारा आ रहा है टेबल ए से, ठीक है, और टेबल बी से हमारा आ रहा है कस्टमर नेम 2। यानी ये जो कस्टमर है टेबल ए का, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एक और कस्टमर है टेबल बी का जो सेम सिटी को बिलोंग करता है, जो सिटी है ब्यूनस आयरस। ठीक है, फिर ये जो टेबल ए का कस्टमर है, देखो अब ये टेबल ए का कस्टमर कैक्टस यहाँ पे भी है, कैक्टस यहाँ पे भी। ठीक है, टेबल बी का दूसरा कस्टमर है रैंचो जो ब्यूनस आयरस में रहता है। ठीक है, इसी तरीके से टेबल ए का कस्टमर है ओशियानो और यहाँ पे कैक्टस रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो ये सब नाम दरअसल दोनों टेबल्स में है, कैक्टस, ओशियानो, रैंचो, ये सब दोनों टेबल्स में है क्योंकि दोनों टेबल्स हैं तो सेम ही टेबल। तो इसलिए यहाँ पे कैक्टस यहाँ दिख रहा है, यहाँ पे भी दिख रहा है, और फिर कैक्टस आपको यहाँ पे भी दिख रहा है और आपको कैक्टस यहाँ पे भी दिख रहा है। तो हो क्या रहा है कि पहला कस्टमर टेबल ए का और फिर उसके बाद मैचिंग कस्टमर टेबल बी के जो सेम सिटी को बिलोंग करते हैं। ठीक है, इसी तरीके से फिर उसके बाद दूसरा कस्टमर टेबल ए का और फिर मैचिंग कस्टमर टेबल बी के जो सेम सिटी को बिलोंग करते हैं। तो ये है दूसरा कस्टमर। फिर ये तीसरा कस्टमर है टेबल ए का और ये मैचिंग कस्टमर है टेबल बी का। ठीक है, तो दोनों टेबल्स चूंकि सेम है इसलिए नाम आपको रिपीट होते दिखाई दे रहे हैं कॉलम 1 में और कॉलम 2 में। तो इस तरीके से ये ढूंढा जा सकता है कि एक ही पर्टिकुलर कस्टमर की सिटी को बिलोंग करने वाले दूसरे कस्टमर्स कौन कौन से हैं। तो ये फीचर बहुत ज्यादा यूज नहीं होता है, बट स्टिल दिस फीचर एग्जिस्ट इन SQL. Then we move on to the next topic which is SQL Union. अब ये क्या करता है SQL Union operator? The union operator is used to combine the result set of 2 or more select statements. तो हम दो select statement के result को अगर combine करना चाहते हैं तो हम SQL Union operator use कर सकते हैं। Every select statement with union must have the same number of columns. तो union करने के लिए जिन दो select statements के बीच में union किया जा रहा है, they must have the same number of columns. The columns must also have similar data types. साथ में एक शर्त ये भी है कि columns के similar data types होने चाहिए। The columns in every select statement must also be in the same order. तो जो columns हैं अलग अलग select statements में वो they should be in the same order. तो हम ऐसे लिख सकते हैं select column names from table 1, select column names from table 2 और उन दोनों के बीच में हम लगा सकते हैं union. The union operator selects only distinct values by default. To allow duplicate values, use union all. तो वैसे तो हम distinct values ही हमको मिलती हैं जब हम union operator यूज करते हैं, लेकिन अगर हमें duplicate values को allow करना है तो union की जगह हम union all इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं select column names from table 1, union all, select column names from table 2. The column names in the result set are usually equal to the column names in the first select statement. तो जो पहले select statement में जो column names होते हैं usually वही column names result set में आते हैं। अब इसको हम यूज करते हैं एक query में। In this tutorial we will use the well-known Northwind sample database. Below is a selection from the customers table. तो ये कस्टमर टेबल हमें इन्होंने दे रखा है एंड अ सिलेक्शन फ्रॉम द सप्लायर्स टेबल। तो ये हमारा कस्टमर टेबल है, नीचे हमारा सप्लायर्स टेबल।
अब इसको एसक्यूएल यूनियन के एग्जांपल तो देखते हैं। द फॉलोइंग एसक्यूएल स्टेटमेंट रिटर्न्स द सिटीज ओनली डिस्टिंक्ट वैल्यूज फ्रॉम बोथ द कस्टमर्स एंड द सप्लायर्स टेबल। तो हम एक तरफ लिख रहे हैं सेलेक्ट सिटी फ्रॉम कस्टमर्स, फिर हम लिख रहे हैं सेलेक्ट सिटी फ्रॉम सप्लायर्स, और दोनों का हम यूनियन कर रहे हैं ऑर्डर बाय सिटी। तो हमने पहले सिटी फेच करी कस्टमर्स से, फिर सिटी फेच करी हमने सप्लायर्स से, और उसके बाद उन दोनों को आपस में हमने यूनियन कर दिया, तो हमें डिस्टिंक्ट सिटीज मिलेंगी। और उसके बाद फिर हमने जो है इनको सिटीज को ऑर्डर बाय सिटी कर दिया, यानी सिटी वाइज हमने अल्फाबेटिकली इनको अरेंज कर दिया। If some customers or suppliers have the same city, each city will only be listed once. ठीक है, तो अगर कस्टमर्स और सप्लायर्स की सेम सिटी है तो सिटी एक ही बार रिजल्ट सेट में दिखाई देगी। Because union selects only distinct values. Use union all to also select duplicate values. ठीक है, तो हम इसको रन करके देखते हैं। तो नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स आ रहे हैं 95 यूनिक सिटीज दिखाई दे रहे हैं। तो ये क्वेरी से दरअसल कर क्या रही है, ये क्वेरी ये कर रही है कि हम अगर ये जानना चाहें कि ऐसी कौन सी सिटीज हैं जहां से या तो हमारे कस्टमर बिलोंग करते हैं या जहां से हमारे सप्लायर बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो हम वो सारी सिटीज जानना चाह रहे हैं जहां पे या तो हमारे कस्टमर्स हैं या फिर हमारे सप्लायर्स हैं। तो हम ऐसे केसेस में यूनियन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमें ऐसी सिटीज दिखाई दे रही हैं 95 जहां या तो हमारे कस्टमर बिलोंग करते हैं या फिर हमारे सप्लायर्स बिलोंग करते हैं। ठीक है, फिर अगला एग्जांपल देखते हैं यूनियन ऑल का। अब यहाँ पे हमें जो दिखी थी ये हमें डिस्टिंक्ट सिटीज दिख रही थी, 95 डिस्टिंक्ट सिटीज आ रही थी। कोई सिटी की वैल्यू अगर रिपीट हो रही थी तो उसको रिजल्ट सेट में एक ही बार दिखाया जा रहा है। अब अगर हम यहाँ पे यूनियन ऑल करते हैं, द फॉलोइंग एसक्यूएल स्टेटमेंट रिटर्न्स द सिटीज डुप्लीकेट वैल्यूज आल्सो। तो पहली बार जब हमने यूनियन किया था तो हमें हर सिटी सिर्फ एक बार दिख रही थी। इस बार यूनियन ऑल कर रहे हैं तो हमें सिटी की डुप्लीकेट वैल्यूज भी दिख रहे हैं फ्रॉम बोथ द कस्टमर्स एंड द सप्लायर्स टेबल। तो हम यहाँ लिख रहे हैं सेलेक्ट सिटी फ्रॉम कस्टमर्स, यहाँ लिख रहे हैं सेलेक्ट सिटी फ्रॉम सप्लायर्स, और इस बार यूनियन की जगह हम यूज कर रहे हैं यूनियन ऑल, और फिर जो सिटीज आ रही हैं उनको हम ऑर्डर बाय सिटी कर रहे हैं अल्फाबेटिकली। तो अब हम इसको रन करते हैं। अब की नंबर ऑफ सिटीज बढ़ जाएंगी क्योंकि डुप्लीकेट वैल्यूज भी हमारी इसमें शामिल हो जाएंगे। तो पिछली बार हमें नंबर ऑफ सिटीज दिख रही थी 95, इस बार हमको दिखाई दे रही है 122, क्योंकि कुछ सिटीज के नाम जो है वो नाम रिपीट कर रहे हैं। ठीक है, इसलिए इस बार नंबर ऑफ सिटीज बढ़ गई हैं। जैसे देखो यहाँ पे ब्यूनस आयरस एक की जगह 3 बार दिखाई दिए। ठीक है, इसी तरीके से और भी सिटीज होंगी जिनके नाम रिपीट हो। जैसे ये देखो यहाँ पे लंदन हमको कितनी बार दिखाई दे रहा है ना। पिछली जो लिस्ट आई थी उसमें लंदन हमको सिर्फ एक बार दिखाई दे रहा था। तो जब हम यूनियन करते हैं तो हमको सिर्फ डिस्टिंक्ट वैल्यूज मिलती हैं, और जब हम यूनियन ऑल करते हैं तो हमको डुप्लीकेट वैल्यूज भी दिखाई देती हैं। इसके बाद हम यूनियन के साथ एक वेयर क्लॉज इस्तेमाल करते हैं। The following SQL statement returns the German cities only distinct values from both the customers and the suppliers table. तो इसमें हम इस क्वेरी के थ्रू जर्मन सिटीज की सिर्फ डिस्टिंक्ट वैल्यूज निकालने की कोशिश कर रहे हैं, दोनों ही टेबल से, कस्टमर्स टेबल से और सप्लायर्स टेबल से। तो हम लिख रहे हैं सेलेक्ट सिटी कॉमा कंट्री फ्रॉम कस्टमर्स वेयर कंट्री इज इक्वल टू जर्मनी। फिर लिख रहे हैं सेलेक्ट सिटी कॉमा कंट्री फ्रॉम सप्लायर्स वेयर कंट्री इज इक्वल टू जर्मनी। तो यानी हमने पहले कस्टमर्स टेबल से सिटी और कंट्री निकाल ली, वेयर कंट्री इज इक्वल टू जर्मनी। फिर सप्लायर्स टेबल से हमने सिटी और कंट्री निकाल ली, वेयर कंट्री इज इक्वल टू जर्मनी। उसके बाद उन दोनों को आपस में हमने यूनियन कर दिया, और उसके बाद हमने कर दिया ऑर्डर बाय सिटी। ठीक है, तो हम इस क्वेरी को चला करके देखते हैं। So when we run this query, the number of records which we get is 13. 13 हमको ऐसे रिकॉर्ड दिखाई दे रहे हैं। तो अब कंट्री कॉलम में तो दोनों तरफ से जर्मनी हमने निकाला था, तो ये जर्मनी दिखाई दे रहा है पूरा कंट्री में।
सिटी में हमने जो है वो सिटीज निकाली थी जो जर्मनी को बिलोंग करती हैं, तो ये जर्मनी को बिलोंग करने वाली सिटीज हमको दिखाई दे रही हैं। और इनमें चूंकि यूनियन किया गया है, इसलिए इन सिटीज में से किसी भी सिटी की वैल्यू डुप्लीकेट नहीं दे रही, मतलब रिपीट नहीं हो रही, सारी सिटीज एक ही बार दिखाई दे रही। उसके बाद ये सारी सिटीज जो है, चूंकि हमने ऑर्डर बाय सिटी कर रखा था, इसलिए ये सारी सिटीज अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हमको दिखाई दे रही। ठीक है, सो दिस इज हाउ वी कैन यूज द वेयर क्लॉज विद द यूनियन ऑपरेटर। तो यहाँ पे हमने पहली बार तो यूनियन से भी यूज किया था, इस बार हमने यूनियन के साथ एक कंडीशन भी लगा रखी है वेयर क्लॉज के साथ। तो हमने जर्मनी कंट्री की सिटीज, चाहे वो कस्टमर्स की सिटीज हो चाहे सप्लायर्स की सिटीज हो, वो हमने जर्मनी कंट्री की निकाली हैं और उनकी भी सिर्फ डिस्टिंक्ट वैल्यू निकाली है, डुप्लीकेट वैल्यूज नहीं निकाली, और उनको हमने निकालने के बाद ऑर्डर कर दिया है अल्फाबेटिकली। उसके बाद अगर हम इसी क्वेरी को, यहाँ पे जो हमने ये क्वेरी लिखी है, इसी क्वेरी को यूनियन की जगह यूनियन ऑल कर दें, यहाँ जहाँ हमने यूनियन लिखा है इसकी जगह हम यूनियन ऑल कर दें, तो देखो ये ऊपर वाली क्वेरी और ये क्वेरी सेम है, बस एक फर्क है इनमें कि इसमें हमने जो है यूनियन की जगह यूनियन ऑल कर दिया। तो हम जब इसको रन करते हैं तो अब जो सिटीज दिखाई देंगी उनकी डुप्लीकेट वैल्यूज भी दिखाई देंगी। तो पिछली बार जो वैल्यूज आ रही थी वो यूनिक आ रही थी, इस बार जो वैल्यूज आ रही हैं वो डुप्लीकेट वैल्यूज भी रिपीट हो रही हैं। ठीक है, तो दोनों तरीके से हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर एक और इन्होंने यूनियन का एग्जांपल दिया है, द फॉलोइंग एसक्यूएल स्टेटमेंट लिस्ट्स ऑल कस्टमर्स एंड सप्लायर्स। तो अगर हमें सारे कस्टमर्स और सप्लायर्स को एक साथ देखना है तो हम यूनियन का इस्तेमाल कर सकते हैं। सेलेक्ट कस्टमर एज टाइप, कॉमा कॉन्टैक्ट नेम, कॉमा सिटी, कॉमा कंट्री फ्रॉम कस्टमर्स। ठीक है, उसके बाद यूनियन किया सेलेक्ट सप्लायर, कॉमा कॉन्टैक्ट नेम, कॉमा सिटी, कॉमा कंट्री फ्रॉम सप्लायर्स। नोटिस द एज टाइप अबव, एज हमने एक एज टाइप इस्तेमाल किया है, तो ये दरअसल है क्या, इट इज एन एलियास। तो हमने यहाँ जो एज इस्तेमाल किया है ये एक एलियास है। SQL aliases are used to give a table or a column a temporary name। तो ये हम पहले देख चुके हैं कि जहाँ पे हम एलियास यूज करते हैं वहाँ हम कॉलम या टेबल को टेम्परेरी नेम दे सकते हैं। An alias only exists for the duration of the query, so here we have created a temporary column named type। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने एक कॉलम नेम बना दिया है टाइप, that lists whether the contact person is a customer or a supplier। ठीक है, तो ये इन्होंने एक एलियास क्रिएट कर दिया है, उसका नाम टाइप रखा है, और ये क्या बताता है, दैट लिस्ट वेदर द कॉन्टैक्ट पर्सन इज अ कस्टमर और अ सप्लायर। ये बताता है कि जो पर्सन है वो कॉन्टैक्ट पर्सन है, वो कस्टमर है या फिर सप्लायर। ठीक है, तो इसको हम रन करके देखते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे लिख करके आ रहा है टाइप, ये जो हमने यहाँ पे टाइप बनाया है। ठीक है, तो कुछ लोगों के नाम के आगे कस्टमर लिख करके आ रहा है और कुछ लोगों के नाम के आगे जो है सप्लायर लिख करके आ रहा है। देखो नीचे जो नाम लगे हुए हैं ये सप्लायर लिख करके आ रहे हैं। तो ये जो आ रहा है ये दरअसल दो अलग अलग टेबल से आ रहा है। कस्टमर्स आ रहे हैं कस्टमर्स टेबल से, सप्लायर्स आ रहे हैं सप्लायर्स टेबल से। ठीक है, ये दो अलग अलग टेबल से ये नाम आ रहे हैं। तो हमने जो कस्टमर सेलेक्ट किए हैं उनके नाम के आगे कस्टमर लिख करके आ रहा है, जो सप्लायर सेलेक्ट किए हैं उनके नाम के आगे सप्लायर्स लिख करके आ रहा है। इसके बाद हमारे पास एक ऑप्शन होता है एसक्यूएल ग्रुप बाय का। द एसक्यूएल ग्रुप बाय स्टेटमेंट, the group by statement groups rows that have the same values into the summary rows, like find the number of customers in each country। तो हम जो हमारी रोज आ रही हैं उनको ग्रुप कर सकते हैं, और ग्रुप करने के बाद जो है देखो क्या किया है,
ग्रुप बाय स्टेटमेंट ग्रुप्स रोज दैट हैव सेम वैल्यूज इनटू द समरी रोज। तो हम समरी रोज क्रिएट कर सकते हैं कुछ रिकॉर्ड्स को आपस में ग्रुप करके, लाइक फाइंड द नंबर ऑफ कस्टमर्स इन ईच कंट्री। द ग्रुप बाय स्टेटमेंट इज ऑफन यूज्ड विद एग्रीगेट फंक्शंस। तो हम ग्रुप बाय को हम यूज करते हैं एग्रीगेट फंक्शंस के साथ, जैसे काउंट, मैक्स, मिन, सम, एवरेज टू ग्रुप द रिजल्ट सेट बाय वन और मोर कॉलम्स। तो किसी एक पर्टिकुलर कॉलम को सेलेक्ट करके हम रोज को ग्रुप कर सकते हैं, और इसको हम ग्रुप बाय फंक्शन को हम ग्रुप बाय स्टेटमेंट को यूज करते हैं एग्रीगेट फंक्शंस के साथ, जैसे काउंट, मैक्सिमम, मिनिमम, सम और एवरेज। तो अब देखो ये कैसे यूज होता है। सेलेक्ट कॉलम नेम्स फ्रॉम टेबल नेम वेयर कंडीशन। तो पहले हमने क्या किया, हमने कुछ कॉलम सेलेक्ट किए एक पर्टिकुलर टेबल से, ऐसे कॉलम्स जो, ऐसे रिकॉर्ड्स जो एक पर्टिकुलर कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। उसके बाद हमने कर दिया ग्रुप बाय कॉलम नेम्स, और फिर हमने कर दिया ऑर्डर बाय कॉलम नेम्स, यानी इन कॉलम्स के रिस्पेक्ट में हमने जो रिकॉर्ड्स आए उनको ग्रुप कर दिया, और फिर इन रिकॉर्ड्स को अल्फाबेटिकली अरेंज कर दिया इन कॉलम्स के हिसाब से। बिलो इज अ सिलेक्शन फ्रॉम द कस्टमर्स टेबल। अब ये इन्होंने कस्टमर्स टेबल दिखाया है। SQL ग्रुप बाय एग्जांपल दिया, द फॉलोइंग SQL स्टेटमेंट लिस्ट द नंबर ऑफ कस्टमर्स इन ईच कंट्री। तो अब ये क्या कर रहे हैं, सेलेक्ट। अभी थोड़ी देर के लिए हम इसको भूल जाते हैं, ये मान लो यहाँ नहीं लगा, तो ये कर रहे हैं सेलेक्ट कस्टमर आईडी कॉमा कंट्री फ्रॉम कस्टमर्स। तो यानी कस्टमर्स टेबल से ये दो कॉलम्स फेच कर रहे हैं, एक कॉलम है कस्टमर आईडी, दूसरा है कंट्री। उसके बाद इन्हें ये काउंट करना है कि टोटल कितनी कस्टमर आईडी आ रही है हमारे पास। तो कस्टमर आईडी को ये एक ब्रैकेट के अंदर लिख दे रहे हैं और बाहर लिख रहे हैं फंक्शन काउंट। तो जितनी भी कस्टमर आईडीज रिटर्न करेगी ये क्वेरी, ये काउंट फंक्शन उनको काउंट कर देगा, और उसके बाद कर देगा ग्रुप बाय कंट्री। तो एक कंट्री से अगर मान लो 4 कस्टमर आईडी आ रही हैं, तो वो एक ही कंट्री में क्लब हो जाएंगी, ठीक है, ग्रुप बाय कंट्री। तो जैसे हम इसको रन करके देखते हैं, हमने जब इसको रन किया तो अब देखो क्या दिखा रहा है। अर्जेंटीना को बिलोंग करने वाली 3 कस्टमर आईडीज हैं, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या किया था, कस्टमर आईडी को काउंट किया था। तो पहले तो सेलेक्ट स्टेटमेंट ने कस्टमर आईडी और कंट्री रिटर्न की, रिटर्न करने के बाद कंट्री वाइज इसने काउंट किया कि किस कंट्री की कितनी कस्टमर आईडीज हैं। तो अर्जेंटीना की 3 कस्टमर आईडी हैं, ऑस्ट्रिया की 2 हैं, बेल्जियम की 2 हैं, इस तरीके से आ गया। इसके बाद हमने कर दिया ग्रुप बाय कंट्री, ठीक है। तो ग्रुप बाय कंट्री हो गया, तो अर्जेंटीना के सामने 3 दिखने लगा, ऑस्ट्रिया के सामने 2 दिखाई देने लगा। तो इस तरीके से कंट्री वाइज कस्टमर आईडीज ग्रुप हो गए, और ये जो लिस्ट आपको दिखाई दे रही है ये कंट्री वाइज अल्फाबेटिकल ऑर्डर में दिखाई दे रही है। तो हर कंट्री में जितनी भी कस्टमर आईडीज हैं उनको काउंट करने के बाद ग्रुप बाय कर दिया इस क्वेरी ने, ग्रुप बाय कंट्री कर दिया। तो पहले तो कस्टमर आईडी काउंट की हर कंट्री की, और उसके बाद इसने किया ग्रुप बाय कंट्री। अब देखते हैं हम अगला, द फॉलोइंग SQL स्टेटमेंट लिस्ट द नंबर ऑफ कस्टमर्स इन ईच कंट्री सॉर्टेड हाई टू लो। तो अभी ये क्वेरी क्या कर रही है, सेलेक्ट काउंट कस्टमर आईडी कॉमा कंट्री फ्रॉम कस्टमर्स। तो इतनी क्वेरी तो सेम है, जो हमने पिछली क्वेरी देखी थी बिल्कुल वैसी ही है, ठीक है। यहाँ पे भी हमने यही चीज करी थी। तो सबसे पहले क्या होगा कि कंट्री से कस्टमर आईडीज निकलेंगी और काउंट होंगी कस्टमर आईडीज। उसके बाद क्या होगा, ग्रुप बाय कंट्री। तो यहाँ जो हमने क्वेरी लिखी है ये वाली क्वेरी बिल्कुल सेम इतनी क्वेरी, ठीक है, ये क्वेरीज यहाँ पे सेम है। उसके बाद हमने किया ऑर्डर बाय काउंट कस्टमर आईडी DESC। तो यानी जिस कंट्री में कस्टमर आईडीज ज्यादा होंगी वो सबसे ऊपर दिखाई देगी, क्योंकि हम DESC कर रहे हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको अरेंज कर रहे हैं। तो सबसे ज्यादा कस्टमर आईडीज जिस कंट्री में होंगी वो फर्स्ट नंबर पे दिखेगी, उसके बाद उससे कम जो कस्टमर आईडीज जिस कंट्री में होंगी वो सेकंड नंबर पे दिखाई देगी। तो हम इसको रन करके देखते हैं। देखो अब यूएसए में सबसे ज्यादा कस्टमर आईडीज हैं 13, तो यूएसए सबसे ऊपर दिखाई दे रहा है। फिर फ्रांस में यूएसए से कम है, इसमें 11 है, तो ये सेकंड नंबर पे दिख रहा है।
इसके बाद जर्मनी में 10 है, तो ये 3rd नंबर पे दिख रहा है। यानी पूरी लिस्ट जो है वो कस्टमर आईडीज के काउंट के हिसाब से डिसेंडिंग ऑर्डर में दिखाई दे रही। तो हम इस तरीके से कस्टमर आईडीज को कंट्री वाइज ग्रुप कर सकते हैं और फिर कस्टमर आईडीज के काउंट के हिसाब से डिसेंडिंग ऑर्डर में पूरी लिस्ट को लगा सकते हैं। तो हमारे पास कई तरीके हैं कि हम जो डेटा हमारे पास आ रहा है उस डेटा को किस तरीके से फॉर्मेट करें। अब इधर इन्होंने दिखाया है ऑर्डर्स टेबल दिखाया है और शिपर्स टेबल दिखाया है। अब ग्रुप बाय को ये यूज कर रहे हैं विद जॉइन, तो यहाँ पे ये दो चीजें इस्तेमाल कर रहे हैं, ग्रुप बाय भी इस्तेमाल कर रहे हैं और जॉइन भी इस्तेमाल कर रहे हैं। The following SQL statement lists the number of orders sent by each shipper। अब अगर हमें ये पता लगाना है कि हर शिपर ने कितने ऑर्डर्स भेजे हैं तो हम इस तरीके से क्वेरी लिखते हैं, select shippers dot shipper name, count orders dot order ID as number of orders from orders। अब यहाँ देखो कई काम हो रहे हैं। शिपर नेम जो है वो दिया जा रहा है शिपर्स टेबल से, ऑर्डर डॉट ऑर्डर आईडी मतलब ऑर्डर आईडी ली जा रही है ऑर्डर्स टेबल से, और फिर उसके बाद ऑर्डर्स के ऑर्डर आईडी जो है ये काउंट भी की जा रही है। तो हर शिपर ने जितनी ऑर्डर्स भेजे हैं ये काउंट भी हो रहा है। और उसके बाद एक एलियास भी यहाँ यूज हो रहा है एज नंबर ऑफ ऑर्डर्स, तो ये हमने एक टेम्परेरी नेम दिया है एज नंबर ऑफ ऑर्डर्स फ्रॉम ऑर्डर्स लेफ्ट जॉइन शिपर्स। तो ऑर्डर्स लेफ्ट जॉइन शिपर्स का मतलब सारे ऑर्डर्स दिखाई देंगे भले ही उनका कोई मैचिंग शिपर हो चाहे ना हो, क्योंकि हम लेफ्ट ज्वाइन कर रहे हैं और लेफ्ट ज्वाइन में जो हमारा लेफ्ट टेबल होता है उसके सारे ऑर्डर्स दिखाई देते हैं और राइट टेबल जो होता है उसके सिर्फ मैचिंग ऑर्डर्स दिखाई देते हैं। ऑन ऑर्डर्स डॉट शिपर आईडी इज इक्वल टू शिपर्स डॉट शिपर आईडी, यानी शिपर आईडी हमारा वो रिलेटेड कॉलम है जिसके थ्रू हम अपने ऑर्डर्स टेबल को और शिपर्स टेबल को आपस में ज्वाइन कर रहे हैं। और जब हमारे इस तरीके से रिकॉर्ड आते हैं तो हम कर देते हैं ग्रुप बाय शिपर नेम, यानी शिपर नेम के हिसाब से हम ऑर्डर्स को ग्रुप कर देते हैं। ठीक है, तो अब हम इस क्वेरी को रन करके देखते हैं। जब हम इसको रन करते हैं तो देखो हमने यहाँ पे जो एलियास बनाया था एज नंबर ऑफ ऑर्डर्स वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, उसके बाद हमने ग्रुप बाय शिपर नेम किया था, यहाँ पे ग्रुप बाय शिपर नेम किया था, तो ये देखो शिपर नेम यहाँ दिखाई दे रहा है। नंबर ऑफ ऑर्डर्स जो आ रहे हैं वो कहाँ से आ रहे हैं, वो आ रहे हैं यहाँ से, ये जो है नंबर ऑफ ऑर्डर्स दिखाई दे रहे हैं। तो फेडरल शिपिंग ने क्या किया होगा, 68 ऑर्डर्स शिप किए होंगे। तो ये 68 ऑर्डर्स जो है ये हमको फेडरल शिपिंग के आगे दिख रहे हैं। स्पीडी एक्सप्रेस ने 54 ऑर्डर्स शिप किए थे तो इसके सामने 54 दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके से जिस शिपर ने जितने भी ऑर्डर्स शिप किए हैं उनका काउंट उस शिपर के आगे दिख रहा है। तो ये काउंट जो आ रहा है वो यहाँ से आ रहा है। ठीक है, और ये जो है जो हमने यहाँ पे रिलेटेड कॉलम यूज किया है शिपर आईडी, ये तुमको दोनों टेबल्स में मिलेगा। ऑर्डर्स टेबल में भी शिपर आईडी है और शिपर्स टेबल में भी शिपर आईडी मौजूद है। इसी के बेसिस पे हम दोनों टेबल्स को आपस में लेफ्ट ज्वाइन करवा रहे हैं। इसके बाद एक अगली चीज आती है जिसको हम कहते हैं एसक्यूएल हैविंग। The having clause was added to SQL because the where keyword cannot be used with aggregate functions। अब where keyword को हम aggregate functions के साथ इस्तेमाल नहीं कर सकते, इसलिए हमको जो है एक नए कीवर्ड की जरूरत पड़ी having। अब इसको कैसे यूज करते हैं, select column names from table name where condition। ये तो सीधा सीधा हो गया, यानी हम वो कॉलम निकाल सक रहे हैं एक टेबल से जिनमें जो एक पर्टिकुलर कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं।
उसके बाद हम इनको कर रहे हैं ग्रुप बाय कॉलम नेम्स। तो एक पर्टिकुलर कॉलम के हिसाब से ये जो रिकॉर्ड्स आए इनको हम ग्रुप कर रहे हैं। हैविंग कंडीशन, ठीक है, तो अब हमने यहाँ पे एक हैविंग कीवर्ड नया इस्तेमाल किया, हैविंग कंडीशन। फिर किया हमने ऑर्डर बाय कॉलम नेम्स। तो हैविंग के साथ ये जो कंडीशन लगी हुई है, इस कंडीशन में कोई ना कोई एग्रीगेट फंक्शन इस्तेमाल होगा, इसीलिए यहाँ पे हैविंग का इस्तेमाल किया गया। फिर किया ऑर्डर बाय कॉलम नेम्स, ठीक है। तो अब देखो यहाँ क्या कर रहे हैं, सेलेक्ट काउंट कस्टमर आईडी कॉमा कंट्री फ्रॉम कस्टमर्स ग्रुप बाय कंट्री। तो हमने एक पर्टिकुलर कंट्री, हमने जो है कस्टमर्स टेबल से कंट्री वाइज कस्टमर आईडीज को काउंट किया और उनको हमने ग्रुप कर दिया कंट्री वाइज। तो सबसे पहले हमने क्या किया, कस्टमर आईडीज निकाली, कंट्री निकाली कस्टमर्स टेबल से, फिर कस्टमर आईडीज को हमने काउंट किया और इनको हमने कर दिया ग्रुप बाय कंट्री, यानी एक पर्टिकुलर कंट्री की जितनी भी कस्टमर आईडीज हैं वो उस कंट्री के सामने दिखाई देंगे, ठीक है। तो एक पर्टिकुलर कंट्री में मान लो 5 कस्टमर्स हैं, तो 5 कस्टमर आईडीज उसके आगे दिखाई देंगे। अब हम चाह रहे हैं हैविंग काउंट कस्टमर आईडी ग्रेटर देन 5। अब हम ये चाह रहे हैं कि एक हमें यहाँ पे जो रिजल्ट आए उसमें वही रिकॉर्ड्स दिखाई दें जिसमें कस्टमर आईडीज ग्रेटर देन 5 है। मान लो कि किसी कंट्री में 4 ही कस्टमर आईडी है, तो हम नहीं चाहते कि वो कंट्री दिखाई दे, या किसी में 3 कस्टमर आईडीज हैं तो हम नहीं चाहते कि वो कंट्री दिखाई दे। तो हम वही कंट्रीज की कस्टमर आईडी देखना चाहते हैं जिनमें कस्टमर आईडीज ग्रेटर देन 5। तो हमने यहाँ पे लिख दिया हैविंग काउंट कस्टमर आईडी ग्रेटर देन 5। अब हम इसको रिजल्ट को देखते हैं। तो जब हम ये क्वेरी चलाते हैं तो अब देखो काउंट कस्टमर आईडी जो है जितनी दिख रही है ये सब 5 से ज्यादा है, ठीक है, 5 से ज्यादा है। तो वही कंट्रीज और उनकी कस्टमर आईडीज दिख रही हैं जिसमें कस्टमर आईडी का काउंट 5 से ज्यादा है। 5 या 5 से कम वाले कम काउंट वाली कंट्रीज हमको दिखाई नहीं दे रही। तो हम यहाँ पे चूंकि एग्रीगेट फंक्शन इस्तेमाल कर रहे हैं, ये जो काउंट यहाँ इस्तेमाल हो रहा है ये एग्रीगेट फंक्शन है, इसलिए हमने यहाँ पे वेयर की जगह हैविंग इस्तेमाल किया, ठीक है, क्योंकि वेयर के साथ एग्रीगेट फंक्शन इस्तेमाल नहीं किए जा सकते। दैट इज व्हाई वी हैव यूज्ड हैविंग इंस्टेड ऑफ वेयर। अब देखो यहाँ इन्होंने किया द फॉलोइंग एसक्यूएल स्टेटमेंट लिस्ट द नंबर ऑफ कस्टमर्स इन ईच कंट्री सॉर्टेड हाई टू लो ओनली इंक्लूड कंट्रीज विद मोर देन 5 कस्टमर्स। अब एक चीज इन्होंने और बढ़ा दी। पहले हम क्या कर रहे थे कि कंट्री वाइज हम कस्टमर्स का काउंट कर रहे थे, कंट्री वाइज ग्रुप कर रहे थे और हम इन कस्टमर्स को जो है उसमें असेंडिंग ऑर्डर में दिखा रहे थे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इन्होंने क्या कर दिया है, डिसेंडिंग ऑर्डर में दिखा रहे हैं, सॉर्टेड हाई टू लो। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सेलेक्ट काउंट कस्टमर आईडी कॉमा कंट्री फ्रॉम कस्टमर्स। तो पहले कंट्री वाइज कस्टमर आईडीज को काउंट किया जा रहा है, ठीक है। ये जो ऊपर का स्टेटमेंट है ये कंट्री वाइज कस्टमर आईडीज को काउंट कर रहा है और ग्रुप कर रहा है उसको, ठीक है। तो यहाँ तक का जो काम है ये जो है क्या हो रहा है, कंट्री वाइज कस्टमर आईडीज कैलकुलेट करके काउंट की जा रही हैं और उनको कंट्री वाइज ग्रुप किया जा रहा है। उसके बाद हैविंग काउंट कस्टमर आईडी ग्रेटर देन 5 जब हम लिख रहे हैं तो बहुत सारी कंट्रीज आई होंगी और उनकी करस्पॉन्डिंग नंबर ऑफ कस्टमर आईडीज आई होंगी। तो हमने इसमें से वही कंट्रीज फेच कर ली जिनका कस्टमर आईडी का काउंट ग्रेटर देन 5 है। अब हम चाह रहे हैं कि हम जितनी भी कंट्रीज और उनकी कस्टमर आईडी का काउंट हमारे पास आया है उनको हम डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना चाह रहे हैं और काउंट के हिसाब से डिसेंडिंग ऑर्डर में हम उनको लगाना चाह रहे हैं। तो जब हम इसको रन करते हैं देन वी विल सी व्हाट हैपेंस। अब ये देखो जितनी कंट्रीज हमको दिखाई दे रही हैं उनके आगे उनके कस्टमर आईडी का काउंट आ रहा है, ठीक है। तो यूएसए में काउंट 13 है, फ्रांस में 11 है, जर्मनी में 10 है, इस तरीके से सबका काउंट आ रहा है।
एक चीज जो यहाँ देखने वाली है कि सिर्फ वही कंट्रीज और कस्टमर आईडी दिखाई दे रही हैं जहां पे कस्टमर आईडी का काउंट ग्रेटर देन 5 है, क्योंकि हमने यहाँ पे ये कंडीशन यूज की थी। तो देखो इनमें से जितने रिकॉर्ड आ रहे हैं सब में कस्टमर आईडी का काउंट ग्रेटर देन 5। अब हमने यहाँ किया था ऑर्डर बाय काउंट कस्टमर आईडी डिसेंडिंग, तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में भी आ रहा है। सबसे ऊपर 13 आ रहा है, फिर 11, फिर 10, फिर 9, फिर 7। तो ये पूरी लिस्ट जो है ये डिसेंडिंग ऑर्डर में हमको दिखाई दे रही है। तो इस तरीके से हम जहाँ पे एग्रीगेट फंक्शंस इस्तेमाल करते हैं वहां पे हम वेयर की जगह हैविंग का इस्तेमाल करते हैं। तो ये हमने हैविंग का इस्तेमाल देखा यहाँ, ठीक है। So this is how we do it. So I think this is enough for one day. So we'll be stopping today और कल हम जो है हमारा दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे। तो आज हमने हैविंग तक पढ़ लिया, कल इसके आगे वाला देखना, ठीक है। रिवाइज जरूर करना, नहीं तो फिर समझ में नहीं आएगा, और जो समझ में आ भी गया है तो वो भूल जाता है अगर आप उसको रिवाइज नहीं करेंगे। So it's better that whatever is taught, whatever is being taught on one day, you should revise it at home. और एक बार जब फिर खुद से करके देखोगे तो ज्यादा चीजें क्लियर होंगी, और जहां ना समझ में आए you can ask me the next day. Alright. So we'll be stopping today. Thank you, sir.